अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या होती हैं एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस और कंपनी, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, प्रोड्यूसिंग द बजट, मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इसकी कंक्लूजन। ये इस सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सही, तो चले चलते हैं। सबसे पहले इससे पहले मैं मंसूर सारोख और आप मुझे गिटहब, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। सही, नाउ इंट्रोडक्शन। द कंपनी क्या होता है? सो लेट्स से अ हाइपोथेटिकल कंपनी, मतलब एक ख्याली कंपनी जो साइनाट सॉफ्टवेयर हाउस लिमिटेड के नाम से। सो व्हाट इज एलटीडी? अगर आप एलटीडी लिमिटेड को नहीं जानते तो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बातें की है, तो आप उधर जाए और इसके बारे में जाने कि क्या होती है। सही, और ये पीएलटी क्यों नहीं, मिसाल के तौर पर। सही, और एलटीडी का क्या मतलब है? सो इट वाज फाउंड सम 10 years ago by four friends। सही, साइनट सॉफ्टवेयर हाउस है और शेयर होल्डर्स फोर फ्रेंड्स है। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, तो वो भी आपको पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। एंड ऑल फोर आर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स along with two other who were recruited later। मतलब सिक्स डायरेक्टर्स हैं बोर्ड के। सही, और द कंपनी स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द bespoke सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट्स हु डिमांड वर्क फॉर हाई क्वालिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइनाइट सॉफ्टवेयर हाउस है, ये bespoke सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्लाइंट के लिए होते हैं और उन क्लाइंट्स के डिमांड पर बनते हैं। सही, सो साइनाइट हेड ऑफिस इज इन लंदन, of other offices are in मैनचेस्टर डेल्फ नीदरलैंड। तो ये एक साइनाइड हेड ऑफिस लंदन में है और उसकी जो अदर ऑफिस है ये इधर है। सही, तो ये जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमने पिछले क्लास में, लेक्चर में डिस्कस किया था। सही, वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करते हैं। और सबसे पहले तो हाइपोथेटिकल का मतलब ही यही है कि ये ख्याली कंपनी है। ये एक ऐसा कंपनी नहीं जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने इसको बनाया है किस चीज के लिए, कि हम अपने इस कंपनी की को अंडरस्टैंड करें। सही, सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कम स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सो सबसे पहले तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्निकल, ओवरसीज एंड ऑल दैट। हम इन सब सारों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ। सो ऑपरेशनल डायरेक्टर्स ये डायरेक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेवेन्यू के पैसे कैसे आएंगे, इसके बारे में ये ऑपरेशन डायरेक्टर काम करते हैं। इट इज हिज जॉब, ओके, टू एंश्योर दैट ऑल प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड सैटिस्फैक्टरी। मतलब प्रोजेक्ट्स की ओवरव्यू ये लोग करते हैं कि सेटिस्फैक्टफुली satisfactorily complete हो। सही, and resources are available to carry out the projects that, और रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं ये लोग ताकि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। दी पर्सनेल मतलब ये लोग, पर्सनेल वो लोग जो काम करते हैं एक कंपनी में। सही, रिपोर्ट्स टू हिम मतलब ये लोग उनको ऑपरेशनल डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। सही, एंड ना इसी तरह टेक्निकल डायरेक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एट टेक्निकल लेवल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। तो ये सारों के लिए कौन जिम्मेवार होगा? टेक्निकल डायरेक्टर, मतलब क्वालिटी को इंश्योर करना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करे कि वो नीड्स के मुताबिक हो, क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक हो। सही, इसी तरह रिसर्च डेवलपमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो टेक्निकल डायरेक्टर टेकल करते हैं। सही, और मार्केटिंग एट टेक्निकल लेवल मतलब जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो ये टेक्निकल डायरेक्टर मार्केटिंग टीम को देते हैं। और टेक्निकल ट्रेनिंग
as opposed to training and say project management or presentation skills which are responsible for personal function. इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बातें करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बातें करते हैं, कोई कौन टेक्निकल डायरेक्टर, ताकि पर्सनल जो हो वो एडाप्टेड हो, वो अपडेटेड हो, और वो ग्रूम्ड हो सही. नाउ साइनाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टाइप तो shows element of all three of types of organization: functional division, geographical element, and centralization and decentralization. इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन, अच्छा, तो अगर आप इन तीनों के बारे में नहीं जानते ना, तो आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा, तो उसको देखकर आगे आ जाया करो, ठीक. तो ये साइनाइड कंपनी ये एक फंक्शनल डिवीजन जो होता है, ये फंक्शन मतलब फंक्शन डिवाइड है, ये फंक्शनल यूनिट यहाँ मौजूद है, और जियोग्राफिकल एलिमेंट है, मतलब परेश ये कंपनी बहुत सारी कंट्रीज में मौजूद है सही, तो इसलिए ओवरसीज ऑपरेशन इसके लिए जरूरी है. और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हैज अ लिटिल मीनिंग. सेंट्रलाइज पॉलिसीज मतलब यहाँ ये भी चलता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों सही. और हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था. एंड in theory, staff have sense of belonging to a group and regard their group manager as the manager who is permanently responsible for their career in the company. इसका मतलब ये है कि एक स्टाफ को इसके ग्रुप के साथ सेंस करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए कि हाँ मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, और वो ग्रुप जो मैनेजर होता है उस को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसको काम दे वगैरह. एंड प्रैक्टिस बिकॉज projects often require expertise from more than one group. Staff often find themselves working on projects for groups other than one which is they belong. इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सही, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ लोग काम करते हैं जो कि मुख्तलिफ स्किल्स रखते हैं, तो इसलिए एक प्रोजेक्ट में या एक बंदा एक प्रोजेक्ट में भी काम करता है, दूसरे में भी, दूसरे तीसरे में भी, इसी तरह. In a company of the size of cyanide, this distinction between centralization and decentralization has little meaning. Centralized policies and procedures are well used, but they have usually been developed within one part of the company and have been adopted by general consent. इसका मतलब ये हुआ कि ये centralized policy का मतलब ये है कि ये एक पॉलिसी बनाता है कौन लोग, जो टॉप डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर वो जनरल कंसेंट बनता है, हर कोई उस पॉलिसी को अडॉप्ट करता है सही. नाउ मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ तो ये तीसरा टॉपिक है आई थिंक सो, देखते हैं स्टाफ के मैनेजमेंट को कैसे करें. तो स्टाफ मैनेज अप्रेजल तो एम्प्लॉइज अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी वर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड. मतलब जो एम्प्लॉइज के अचीवमेंट्स होते हैं या कंट्रीब्यूशन होती है, किस चीज के लिए हम वो देखेंगे, इस चीज के लिए स्टाफ न्यू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड व्हाट दे नीड टू इन ऑर्डर टू गेन प्रमोशन. तो स्टाफ को पता होता है कि वो किस के कंपनी उससे क्या चीज मांगती है सही, और उसकी प्रमोशन के लिए किस चीज की जरूरत है होती है, तो ये स्टाफ को पहले से पता होता है. प्रॉपर प्लान्स फॉर ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट वर मेड एंड रेगुलरली रिव्यूड. तो ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट प्रॉपर प्लान होते हैं सही. जो तो प्रॉपर प्लान्स फॉर ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट, सो मैनेजमेंट को ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किन कौन लोगों को, एम्प्लॉयज को, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके सही, वो अवेयर ऑफ देयर कंपनीज ओपिनियन एंड फॉर देयर परफॉर्मेंस सही. सो प्रोड्यूसिंग द बजट so staff in the company are broadly divided into रिवेन्यू अर्निंग, नॉन रिवेन्यू अर्निंग. इसका मतलब ये है कि बजट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टाफ डिवाइड किया गया है किस डिफरेंट अर्निंग, रिवेन्यू अर्निंग और नॉन रिवेन्यू अर्निंग. मतलब वो लोग जो डायरेक्टली रिवेन्यू अर्निंग अर्न करते हैं, और वो लोग जो नॉन रिवेन्यू लोग होते हैं जो पैसे नहीं ला सकते सही. सो बोथ रिक्वायर डिफरेंट कैपिटल टू वर्क. मतलब
ऑफ कोर्स जो डिफरेंट काम करते हैं तो वो डिफरेंट सैलरी लेंगे. Now, monitoring financial performance. Monitoring financial performance against the budget should, in principle, be straightforward. Forward. Each month, the income and expenditure under the various heads are compared, and if significant deviations are observed, correct action is taken. इसका मतलब ये है कि हर महीने इनकम और एक्सपेंडिचर को रिव्यू करता है, सही. और अगर कोई डिविएशन आता है, मतलब अगर कोई लॉस होता है, तो उसके लिए एक करेक्ट एक्शन लेता है, सही. इसी तरह कास्ट एंड रेवेन्यू. A major problem is caused by random fluctuation themselves the product of many individual factors. मतलब एक मसला है. अच्छा, तो एक मेजर प्रॉब्लम है किस मतलब फ्लक्चुएशन आती रहती है, और इसलिए इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं किस किस चीज में, like product revenue में. So annual budget, staff hiring, large projects cause deviation in budget, fixed price project estimation. इसका मतलब क्या हुआ कि एनुअल बजट क्या है और स्टाफ हायरिंग क्या है, तो उसका हमें पता होना चाहिए किस चीज के लिए, कास्ट एंड रेवेन्यू के लिए. इस तरह अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स है तो रेवेन्यू नहीं आती, जो बजट में ज्यादा डिविएशन लाती है. मतलब अगर एक प्रोजेक्ट है 2 महीनों का, तो 1 महीने का जो रिवेन्यू है, जो स्टाफ सैलरी है, वो किधर से आएगा, तो इसलिए डिविएट होते हैं. एंड फिक्स प्राइस एस्टिमेशन. प्रोजेक्ट कास्टिंग. अब प्रोजेक्ट को कास्ट कैसे करना है, बिकॉज ऑफ दीज डिफिकल्टीज इन मॉनिटरिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, Synod also tries to monitor the financial performance of the individual project through a project casting system. मतलब हर प्रोजेक्ट को आप कास्ट करो कि ये प्रोजेक्ट ये कास्ट है, इस प्रोजेक्ट का ये कास्ट है, सही. द कास्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट आर कैलकुलेटेड ईच मंथ एंड कम्युलेटिव ग्रॉस मार्जिन. मतलब हर प्रोजेक्ट का मंथली और मंथली रिकॉर्ड होता है कि इस प्रोजेक्ट ने किस तरह रेवेन्यू को जनरेट किया, सही. और ऑल इन आउट्स ऑफ द मनी आर कैलकुलेटेड इन दिस, सही. और ग्रास मार्जिन को निकालते हैं, मतलब सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके ग्रास मार्जिन को निकालते हैं. ग्रास मार्जिन का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू का मतलब मुनाफा किस तरह है, कि मतलब टोटल कॉस्ट इस पर कितना लगाया था और आय कितनी है, सही. कैलकुलेट इस परसेंटेज, ओके. नाउ सेल्स. सेल्स में ये आते हैं, द बजट इंक्रीज इन रेवेन्यू derives partly from increased charge rates, partly from better staff utilization and partly from increased staff. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बजट इंक्रीजमेंट है एंड रेवेन्यू डिराइव्स पार्टली, मतलब जो चार्ज रेट्स बढ़ते हैं इससे बजट इंक्रीज होता है, सही, थोड़े से. और स्टाफ यूटिलाइजेशन से भी इंक्रीज हो सकता है, सही. और अगर एम्प्लॉइज को या स्टाफ को इंक्रीज करे तो इससे भी बजट इंक्रीज हो सकता है. ऑल दीज फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरवर्ड सेल्स पोजीशन. तो ये फॉरवर्ड सेल्स पोजीशन से इफेक्ट होता है, that is by staff required and rates earned on the work to which the company is committed on the company. इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर देखता है कि स्टाफ कितने रिक्वायर्ड है एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम अर्न या मार्जिन लाने में. एंड टू रिपोर्ट्स आर यूजुअली एक्सेसिंग मॉनिटरिंग, और टू रिपोर्ट्स सेल्स पोजीशन की मॉनिटर के लिए होता है, जो कि कंफर्म्ड सेल्स रिपोर्ट होता है और सेल्स प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होता है. और ये दिखाता है फॉर ईच ग्रेड द नंबर स्टाफ इन दैट ग्रेड हु आर कमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट 12 months and the total expected revenue from grade and date each month. इसका मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट 12 months तक आता है और इसको डिवाइड करता है, सही. और फिर देखता है कि 12 months में किन लोगों ने, किन स्टाफ नंबर कितने थे और किन लोगों ने ज्यादा कमिट किया था इस प्रोजेक्ट में, सही. तो ये इससे निकालते हैं सेल्स रिपोर्ट. इसी तरह सेल्स प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट फॉर ईच सेल प्रोस्पेक्ट द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सेल इज लाइक्लीहुड एंड द लाइक्लीहुड. मतलब पोटेंशियल प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर फॉर ईच सेल्स प्रोस्पेक्ट द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सेल, मतलब कि एक सेल है इसमें पोटेंशियल वैल्यू कितना है, कि किस तरह ये बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है ये एक प्रोजेक्ट, सही. तो ये सेल्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हो गया. इस तरह लॉन्ग टर्म प्लानिंग है,
इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर फ्यूचर, the ability to plan strategically and to achieve strategic objectives is hallmark of well done. Strategic planning इसका मतलब ये है कि आपने लॉन्ग रन के लिए, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, सही। मतलब ये यहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसका मतलब ये है कि the first is to identify appropriate long term goals, मतलब अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ये है कि अपने I- आपको पता होना चाहिए कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, सही। एंड आइडेंटिफाई एंड फार्मुलेट प्लान्स टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स व्हिच आर इनहिबिटली फ्रॉम अटेनिंग दीस गोल्स, और आपको वो सारे प्रॉब्लम्स को हटाने हैं या मिटिगेट करने हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है या सेटबैक आ सकती है, सही। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, सो लॉन्ग टर्म्स में एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं, कंपनी इमेज होता है, प्रोडक्ट मिक्स होता है, फाइनेंस होता है। तो आप इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, सही, जिसमें आप अपने प्लान्स को एक्सपेंड करते हैं, सही, अपनी इमेज को बरकरार, कंपनी इमेज बरकरार रखते हैं, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं, मतलब फी बेस्ड रेवेन्यू पैकेज सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो डेवलपमेंट या जो रेवेन्यू मॉडल है, सही, बिजनेस मॉडल है, उसको आप मिक्स करते हैं, सही। और फाइनेंस अंडर कैपिटलाइजेशन, मतलब फाइनेंस को आप देखते हुए वो सारी चीज करते हैं। सो कंक्लूजन, साइना डिस्पाइट इट्स प्रॉब्लम्स, मतलब वो उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इज सक्सेसफुल इन वेल मैनेज कंपनी, हाउ दे नीड टू मल्टीनेशनल, ये मल्टीनेशनल होनी चाहिए, मतलब हर नेशनल में होना। Do directors have the expertise to manage this transition or to run the resulting company? Agreement for collaboration with comparable companies. Cyanide has now reached a point where it can no longer thrive as a private company, and its future must inevitably be different from its parts. इसका मतलब ये हुआ कि इस कंक्लूजन में हमने साइनाइड कंपनी के जो एस्पेक्ट देखे, इसके मुताबिक हमने कुछ फाइंड्स रखते हुए कहा कि वो अब भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स के एरियाज मौजूद हैं, और वो बेहतर कर सकते हैं रिवेन्यू के मुताबिक से, अब मल्टीनेशनल कंपनी बना सकते हैं, और उसमें प्राइवेट कंपनी की बजाय अब इसमें ये पोटेंशियल है कि अब ये एक पब्लिक company बन सकती है। तो इट वाज ऑल अबाउट दी कंपनी, और हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में, सेल्स, project cost, cost revenue, monitoring financial producing method, and centralization, decentralization, and organization structure, functional division, geographical centralization, decentralization के बारे में जाना। टेक्निकल डायरेक्टर की जो ऑपरेशनल डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स होते हैं उसके बारे में हमने जाना, और ओवरऑल हमने इन चीजों को देखकर समझा कि ये एक सॉफ्टवेयर हाउस कैसे काम करता है, और इन नॉट में इसका मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेशनल practices, and it was about anatomy of software house. So thank you so much, and you can comment और अपना जो अपना राय इजहार दो, और जो भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज।